استهداف الآن للطاقة الشمسية على الشفا اللي موجود على الشفا. طبعا أنا كنت قاعد هان أو كنا قاعدين هنا في خيمة الصحفيين. طبيعة الاستهداف كان قوي جدا 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 جدا، والله الأمانة داني. الحمد لله الحمد لله. الاستهداف كان يبدو بصاروخ أو قذائف. في محيط مستشفى شمال غزة. गाज़ा के अंदर पिछले 31 दिन से जंग जारी है। पूरी दुनिया को इस जंग के बारे में जानकारी है और पूरी दुनिया को इस जंग में होने वाले खून खराबे और कत्लेआम की भी जानकारी है। फ़लस्तीन के अंदर जिस तरह का हाल किया जा रहा है वो कभी नहीं हुआ इससे पहले। इस तरह का कत्लेआम आपको जब दुनिया की तारीख देखेंगे तो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। जानकारी के मुताबिक अब तक तकरीबन 2.5 लाख से ज़्यादा मकानों को इसराइल ने बमबारी करके ढा दिया है। हर मिनट में 5 बच्चों के मारे जाने की जो सोशल मीडिया पर जानकारी है, ये कंफर्म नहीं है लेकिन है। अब तक जो इस जंग में मौतें हुई हैं वो तकरीबन 12,000 के आसपास मौतें हो चुकी हैं। 5,000 से ज़्यादा का फिगर है सिर्फ बच्चों का और 3,000 के करीब ख़वातीन हैं। जो अभी मिसिंग पर्सनस हैं, मकान जो गिरे हैं, इमारतें गिरी हैं और अस्पतालों को जो बमबारी करके इसराइल ने तबाह किया है, उनके मलबे में जो दबे हुए हैं वो 3,500 से ज़्यादा हैं, जिसमें 2,000 से ज़्यादा सिर्फ बच्चों को बताया जाता है शामिल हैं। ये बड़ी क्रिटिकल इस वक्त जंग हो चुकी है क्योंकि इसराइल मनमानी कर रहा है मुस्तकिल और वो किसी को सुनने को तैयार नहीं है। अमेरिका भी इस वक्त दबाव में है। बाइडेन बहुत प्रेशर में और बाइडेन नेतन्याहू को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एंटनी ब्लिंकन तीसरी बार मिडिल ईस्ट में पहुंचे हुए हैं और वो नेतन्याहू से भी मिले और जो अरब के देश हैं वहाँ के शासकों से भी मुलाकात कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से एक सहमति बने और टेम्पररी ही सही एक टेम्पररी सीज फायर हो, लेकिन अभी बात नहीं बन रही है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की सीनेटर हैं महरीन फारूकी, उन्होंने फ़लस्तीन के हक़ में बात करते हुए और वो सदन से बाहर चली गई गुस्से में। उन्होंने वॉकआउट किया। जो कत्लेआम हो रहा है उस पर उन्होंने बात की, पूरा पक्ष रखा अपना और फिर वो वॉकआउट कर गई। साउथ अफ्रीका ने इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात बिल्कुल ख़त्म कर दिए और अपना जितना भी स्टाफ है वो सबको वापस बुला लिया है। बीती रात इसराइल ने बहुत ही भयंकर गोलाबारी की है। 540 से ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं फ़लस्तीन के अंदर एक रात की गोलाबारी में। अब तक की सबसे शदीद गोलाबारी थी वो गाज़ा पट्टी में। शाम के वक्त से ही, बीती रात शाम के वक्त से ही इसराइल की तरफ से हमले शुरू हो गए। जवाब में फ़लस्तीन की तरफ से तेल अवीव और कई शहरों को निशाना बना करके हमास की तरफ से रॉकेट्स दागे गए। तकरीबन 250 रॉकेट हमास ने इसराइल के शहरों पर ही और तेल अवीव पर दागे। यहाँ एक जानकारी दे दें और उसका वीडियो हम आपको इस पूरी रिपोर्ट के बाद दिखाएंगे कि जिस आयरन डोम की दुनिया भर में बड़ी तारीफ़ होती है और हमारे यहाँ भारत के अंदर भारत का मीडिया उसकी बहुत तारीफ़ करता है, बड़े गुणगान गाते हैं। एक्स जो मिलिट्री पर्सनस हैं, ऑफिशियल्स हैं, वो आकर के मीडिया में उसका बखान करते हैं कि आयरन डोम कितना शानदार है।
तो बता दें कि आयरन डोम से हमास ने जो मिसाइल्स और रॉकेट्स फायर किए थे इसराइल पर, उनको इंटरसेप्ट करने के लिए जब आयरन डोम से रॉकेट्स फायर किए गए तो वो मिसफायर हुआ और मिसफायर होकर के आसमान में थोड़ी दूर उड़ा और उड़ने के बाद वापस तेल अवीव में ही आकर के ब्लास्ट हुआ। उससे काफ़ी तबाही हुई है और वो वीडियो सोशल मीडिया पर रात को गर्दिश कर रहे थे। बीती रात इसराइल ने अल शिफा, इंडोनेशियन हॉस्पिटल और कोच हॉस्पिटल पर फिर से बमबारी की। छत से आकर के जो शेल लगे थे उससे छत के अंदर सुराख हो गया और नीचे इमारत को बहुत नुकसान पहुंचा। इन अस्पतालों में न तो पावर है, न उनके पास गैस बची है। किसी तरह से बंदोबस्त करा के वो ज़ख्मी जो भी लोग आ रहे हैं उनका इलाज कर रहे हैं। बावजूद इसके इसराइल की तरफ से हैवी शेलिंग हॉस्पिटल्स को निशाना बना करके की जा रही है। और वो ये चूँकि प्रोपेगेंडा वॉर भी है, इस प्रोपेगेंडा वॉर में, और ये प्रोपेगेंडा दुनिया में बड़े अहम मौक़ों पर लोग करते हैं और बड़ी काबिलियत के साथ करते हैं। अब जैसे ही इसराइल कोई कार्रवाई करता है गाज़ा में और आम लोगों की हत्याएं करता है तो फ़ौरन कहता है कि हम यहाँ पर हमको जानकारी मिली थी कि हमास के लोग मौजूद हैं, तो हमने हमास के लोगों को निशाना बनाया। हमने आम लोगों पे शेलिंग नहीं की, हमने आम लोगों को निशाना नहीं बनाया। जबकि अब तक 5000 से ज़्यादा जो बच्चे, मासूम बच्चे शहीद हुए हैं, उसकी नज़र में ये सब हमास के प्रोटेक्टर्स हैं, हमास की शील्ड्स हैं। हमास को बचाने के लिए ये छोटे मासूम बच्चे, 2 महीने का बच्चा, 4 महीने का बच्चा, 6 महीने का बच्चा, वो हमास के लड़ाकों के सामने जा कर के उनको बचाने का काम आता है। और जो ख़वातीन वहाँ पर तकरीबन 3000 शहीद हो चुकी हैं, वो भी जा कर के हमास के लोगों को बचाने का काम करती हैं। तो ये प्रोपेगेंडा वॉर है। वो सीधे सीधे पब्लिक को टारगेट करता है। पब्लिक को मारने के बाद बयान देता है कि हमने हमास के लोगों की जानकारी मिली और उन पर निशाना साधा था, उस पर मिसाइल फायर किए थे और ये सिविलियंस की कैजुअल्टी हो गई होगी, इसके बारे में हम जिम्मेदार नहीं हैं। जैसा हमने बताया 3000 लोग वहाँ पर मिसिंग हैं अभी फ़लस्तीन के। इस बीच गाज़ा में बमबारी होती रही और इसराइल के अंदर नेतन्याहू के घर के सामने सैकड़ों हज़ारों की तादाद में इसराइली पहुंचे और उन्होंने नेतन्याहू के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट किया। इसके वीडियोज़ भी आपको इस रिपोर्ट के बाद में देखने को मिलेंगे। उन्होंने डिमांड की कि नेतन्याहू इस्तीफ़ा दे और वो उसको किलर कह करके बोल रहे हैं, आप सुनेंगे वीडियो में। सीज़ फायर की डिमांड कर रहे हैं आम इसराइल के लोग। तो ये बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था और इसके जो खबरें हैं वो भी कई सारी मीडिया हाउसेस में उनको कवर किया गया है। अब मसला ये है कि जंग रुके कैसे। उससे पहले एक ख़बर और बता दें, बीती रात को एक बड़ी ख़बर सोशल मीडिया पर वायरल है और ये ख़बर हमने भी पब्लिश की है TC जंग न्यूज़ के, जो हमारा हिंदी, उर्दू, इंग्लिश का पोर्टल है, उसमें नेतन्याहू का भतीजा है, वो हमास के हमले में मारा गया। यह दावा रूसी मीडिया ने किया है और रूसी मीडिया ने, चूँकि उसने बताया कि इसराइल के अंदर मीडिया पर पाबंदी है, वो कोई भी ख़बर जब तक अप्रूव IDF यानी इसराइल की सेना उसको अप्रूव नहीं कर देगी तब तक उसको नहीं चलाएंगे। विदेशी पत्रकारों के भी जो वहाँ कवरेज कर रहे हैं उनके ऊपर भी उन लोगों ने बहुत सारे प्रतिबंध लगाए हुए हैं और उनके इंस्ट्रूमेंट्स, कैमरा वगैरह या मोबाइल, उनमें जो वीडियोस मौजूद होते हैं उनको वो देखते हैं और अगर उनके हिसाब से ठीक नहीं होता तो रिपोर्ट को या वीडियोस को वो डिलीट करवा देते हैं। यानी पूरी तरह से सेंसर किया हुआ है इसराइल ने, कोई भी खबर बाहर नहीं आने दी जा रही है। नेतन्याहू के भतीजे के मरने की खबर लगभग कन्फर्म है, फिर भी अभी इसराइल की तरफ से पुष्टि नहीं हुई है। वहीं एंटनी ब्लिंकन रात को इराक पहुंचे थे
और वो हेलमेट पहने हुए थे, बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए थे। जिस वक्त वो इराक पहुँचे, इराक के अंदर अमेरिकी ठिकाने पर जो अल असद एयरबेस के पास पर मौजूद है, उस पर मिसाइल से हमला हुआ और ये बड़ा हमला था। एक और बड़ी खबर है, और ये फॉक्स न्यूज़ अमेरिकी जो इदारा है उसकी तरफ से है। गाज़ा में हमास के सैनिकों ने देर रात कल दाखिल होने की कोशिश की। हमास के लोगों ने वहाँ पर एम्बुश किया। उस एम्बुश में 20 से ज़्यादा IDF इसराइल के जो सैनिक हैं मारे गए। ये फॉक्स न्यूज़ की खबर है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा, आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। वहीं गाज़ा में बमबारी होती रही। तेल अवीव पर रॉकेट हमास ने दागे और आयरन डोम नाकाम हो गया। इस बीच हिजबुल्लाह की तरफ से भी बड़ी कार्रवाइयाँ इसराइल के ख़िलाफ़ हो रही हैं और इसराइल में जो नुकसान हो रहे हैं वो, जैसा हम बता रहे हैं कि वो ख़बरें दिखानी नहीं है, इसलिए बाहर नहीं लाई जा रही हैं। कल के हिजबुल्लाह के अटैक में 130 से ज़्यादा इसराइल के सैनिक मारे गए, 5 टैंक उनके तबाह हुए हैं, 7 उनके निगरानी टावर भी तबाह हुए हैं जो हिजबुल्लाह के हमले हुए उनमें। अब एंटनी ब्लिंकन तीसरी बार, जब से ये 7 अक्टूबर को हमास के हमले हुए उसके बाद से मिडिल ईस्ट में पहुंचे हुए हैं। उन्होंने परसों पहुंचे थे, जाने के बाद सबसे पहले नेतन्याहू से मुलाकात की। नेतन्याहू के सामने सीज फायर का प्रस्ताव रखा, नेतन्याहू उस पर एग्री नहीं हुआ। उसके बाद वो वेस्ट बैंक जाते हैं और वहाँ फ़िलिस्तीन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास से मुलाकात करते हैं। यहाँ ये बता दें कि जिस वक्त वो एंटनी ब्लिंकन इसराइल से फ़लस्तीन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट से मिलने जब गए तो कुछ दूरी तक तो इसराइल के सैनिक उनको गार्ड करके चले थे। बख्तर बंद गाड़ियों में गए थे वो, बुलेट प्रूफ जैकेट्स वगैरह पहन करके। उसके बाद फिर फ़लस्तीन के गार्ड्स ने उनको अपने हैंडओवर में लिया और वो फ़लस्तीन के गार्ड्स के साथ में वेस्ट बैंक के अंदर पहुंचे थे। वहाँ उनकी मुलाकात महमूद अब्बास से हुई। महमूद अब्बास ने साफ साफ कहा है कि गाज़ा में होने वाले कत्लेआम को रोका जाए फ़ौरन, और वहाँ मानवीय सहायता पहुँचाई जाए, अस्पतालों को एड दी जाए, जो सामान उनको चाहिए वो पहुँचाया जाए। वहाँ पर ऑयल की सप्लाई फ़ौरन दी जाए, बिजली की सप्लाई उनको मिले, इंटरनेट की बहाली की जाए और इसराइल को जो वो कर रहा है जेनोसाइड, उसको रोका जाए। महमूद अब्बास बहुत सख्त थे और वो उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से ही मुलाकात नहीं की थी गुस्से में। इसराइल के एक मिनिस्टर ने बयान दिया था कि गाज़ा पर एटम बम मार दिया जाए। उसके बाद पूरे अरब वर्ल्ड में एकदम से भूचाल आ गया है और जितने भी अरब वर्ल्ड हैं, सऊदी अरब, ईरान, कतर, इजिप्ट, जॉर्डन, सभी बहुत गुस्से में और बहुत तीखी प्रतिक्रिया, टर्की इसमें शामिल है, सबकी तरफ से बहुत तीखी प्रतिक्रिया आई। पूरे वर्ल्ड में कल बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं इसके ख़िलाफ़ और अमेरिका में, ग्रीक में, इटली, फ्रांस, यूरोप के देशों में, एशिया के देशों में, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन जगहों पर इसराइल के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट हुए हैं बहुत बड़े। दबाव बना हुआ है पूरी दुनिया का, लेकिन नेतन्याहू नहीं मान रहा है क्योंकि अमेरिका इस वक्त बाइडेन भी उसको नहीं मना पा रहे हैं। वो बाइडेन के साथ भी इस वक्त खेल रहा है एक तरह से। बाइडेन परेशान है इसलिए कि बंधकों की स्थिति अभी साफ नहीं है। बंधकों को किसी तरह से छुड़ाया जाए क्योंकि अमेरिका के अंदर दबाव है। अमेरिकी लोग वाइट हाउस के सामने पहुंच करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं। उन्होंने जो 4000 से ज़्यादा, 5000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी बच्चे शहीद हुए हैं, उन सबके नामों की लिस्ट, उनकी तस्वीरें वाइट हाउस के सामने कल जारी की, जो प्रोटेस्टर्स थे। तो यहाँ पर ये एंटनी ब्लिंकन इस वक्त मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं। ये ख़बर हम ये पढ़ के आपको बता रहे हैं थोड़ा ब्रीफ में
ये बीबीसी के हवाले से खबर है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 3 दिन से मध्य पूर्व के चक्कर काट रहे हैं। उनकी कोशिश है कि उस स्थिति को संभालें जो कभी भी और ज़्यादा बिगड़ सकती है। शुक्रवार को इसराइल और शनिवार को जॉर्डन जाने के बाद रविवार को वेस्ट बैंक और फिर फ़लस्तीन, फिर तुर्की पहुँचे। जहाँ भी वो रुके वहाँ अलग अलग तरह की चुनौतियाँ और नाउम्मीदियाँ थीं। ब्लिंकन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो बीच का रास्ता तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, मगर फ़िलहाल उस पर चलने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। जुमे के दिन ब्लिंकन ने इसराइल के नेताओं से मुलाकात की थी। वहाँ पर अस्थायी जंग रोकने की बात की थी, जिसको इसराइल के प्रधानमंत्री ने फ़ौरन ही नकार दिया था। अगले दिन ब्लिंकन इसराइल के पड़ोसी से बात करने पहुँचे जॉर्डन के विदेश मंत्री का कहना है कि इसराइल युद्ध अपराध कर रहा है। अमेरिका में जब राष्ट्रपति जो बाइडेन से पूछा गया कि क्या मानवीय पहुंच की दिशा में कोई प्रगति हुई है, तो उनका कहना था कि उसमें अच्छी प्रगति हुई है। कल ये सवाल पूछा गया होगा बीबीसी की तरफ से बाइडेन से। बाइडेन तो मानवीय पहुंच की संभावना को लेकर आशावादी हैं, मगर मध्य पूर्व में ऐसा नहीं है। यहाँ कितना तनाव है इसे इस बात से समझा जा सकता है कि ब्लिंकन रविवार को जहाँ जहाँ गए उन्हें बड़ी गोपनीयता बरती गई। वो अंधेरे में इराक पहुँचे। ब्लिंकन और उनके साथ आए जो भी लोग थे बगदाद एयरपोर्ट से अमेरिकी दूतावास जाने के लिए हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी, तो सबने ब्लड प्रूफ जैकेट और हेलमेट पहने हुए थे। इसके बाद वे गाड़ियों के काफिले के साथ प्राइम मिनिस्टर से जाकर के इराक के मुलाकात की। सोमवार को टर्की के विदेश मंत्री से मुलाकात की और ये हालात अभी इसी तरह से यहाँ बने हुए हैं। ईरान का कहना है कि जितने भी अरब देश हैं उनको अमेरिका के ऊपर और इसराइल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव बना करके सीज फायर के लिए एग्री किया जाए। वहीं तुर्की की तरफ से तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं तैयब अर्दगान, वो भी थोड़े से एक्टिव इस वक्त हैं और काफ़ी चिंता वो जाहिर कर रहे हैं। तुर्की के सामने एक मसला है और वो मसला है कि तुर्की को हर हाल में, क्योंकि अर्दगान जो है वो नब्ज़ को समझते हैं, वहाँ के जनता के सेंटिमेंट्स के साथ चलना पड़ेगा। जनता इस वक्त इसराइल के ख़िलाफ़ है, अमेरिका के ख़िलाफ़ है। कल अमेरिका के जो बेस है एयर तुर्की के अंदर मिलिट्री बेस, उस पर लोगों ने हमला करने की कोशिश की और उसको घेर लिया चारों तरफ से। वहाँ प्रोटेस्ट किया, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था। अब यहाँ एक रिपोर्ट और है। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दगान का कहना है कि गाज़ा में रक्तपात को रुकवाना अंकारा की जिम्मेदारी है। अर्दगान कहते हैं कि गाज़ा में रक्तपात को फ़ौरन रोका जाए। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दगान का कहना है कि गाज़ा में अपने फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों को हम अकेला नहीं छोड़ सकते। उन्होंने कहा कि गाज़ा में जो भी खून खराबा हो रहा है उसको रुकवाना हमारी यानी तुर्की की जिम्मेदारी है। और उन्होंने कहा कि इसराइल फ़लस्तीन में कत्लेआम कर रहा है और पूरी दुनिया की आंखों के सामने कर रहा है। इसको लेकर के अर्दगान ने एक पूरी पोस्ट एक्स पर डाली हुई है। वहीं एक ख़बर और है, ये हम इसको कंफर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये एक्स पर मौजूद है। JIX5A नाम से एक ट्विटर हैंडल है। वो लिखता है, इसराइल आस्क इंडिया फॉर अप टू 1 million वर्कर्स टू रिप्लेस Palestinians aimed Gaza war. Israel has reportedly cancelled work permit of some 90,000 Palestinians who used to work in Israel before the war began. Israel Builders Association has urged the government to allow companies to hire up 1 million Indian workers to replace almost equal number of Palestinians. 1 लाख लोगों को इसराइल ने निकाल रहा है
जो गाज़ा के वर्कर्स थे और जो इसराइल में काम करते थे, और उनकी जगह पे वो भारतीयों को लेना चाहता है। ये इस तरह की खबर यहाँ पर है। एक और बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर है और इसको हम इसराइल के लिए कामयाबी बताएंगे। खबर कुछ इस तरह से, और ये ANI ने भी रात को रिपोर्ट की थी, बीती रात, कि गाज़ा में, इस पर हम पहले भी बता चुके हैं, गाज़ा में 2 भाग में बांटना चाहता था इसराइल, जो कार्रवाई हो रही थी। पहले उसने आसमान से कार्रवाइयाँ की, बहुत भारी बमबारी की और नॉर्थ गाज़ा को खाली करके चले जाने के लिए कहा। नॉर्थ गाज़ा से जब काफ़ी लोग साउथ में चले गए, तकरीबन 6-7 लाख लोग चले गए थे, 3-4 लाख लोग वहाँ बाकी रह गए थे। उसके बाद भी उसकी कार्रवाइयाँ जारी रहीं। इस दौरान ज़मीन के रास्ते थे, उसने बीच में एंट्री की और 2 हिस्सों में गाज़ा की जो पट्टी है उसको डिवाइड कर दिया है। अब एक तरफ गाज़ा सिटी बचा और दूसरी तरफ दैर है, रफ़ा है और खान यूनुस, ये इलाके एक तरफ को हो गए। तो अब यहाँ पर वो बड़ी कार्रवाइयाँ कर सकता है गाज़ा सिटी में और गाज़ा में, और यही एक बहुत बड़ा मोर्चा भी बना हुआ है। वहीं ले मोंडे एक अखबार है फ्रांस का, उसने एक खबर लिखी है और वो इंडिया के लिए खबर है। India's Hindu nationalists are using the Israel-Hamas war to their advantage. Since the October 7th Hamas attack, torrents of false information and Islamophobic have proliferated on social media for the BJP Prime Minister Narendra Modi's party. Israeli represents a model religious nationalist state. पूरी एक रिपोर्ट इन्होंने ये पब्लिश की है 3 नवंबर को। ये बहुत बड़ा अखबार है दुनिया का, और लिखता है कि भारत के जो नेशनलिस्ट हैं वो अरब में जंग इसराइल और हमास के दौरान जो हो रही है उसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर, एडवांटेज के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये तमाम अभी तक की खबरें थी। वहीं सोनिया महाजन है, ये भारतीय एक्स CEOज़ हैं, एक्स पर उनका एक कमेंट है, वो लिखा हुआ है, हमास लीडर खालिद मशाल हु रिसेंटली एड्रेस्ड a rally in Kerala, India, meets Pakistan politician Maulana Fazlur Rahman in Qatar and expressed solidarity with Kashmir, drawing an equivalence between Kashmir and Gaza. This is the man who was defended by Muslim Indians and their friends in the India. सोनम चूँकि ये अपनी बात यहाँ पर कह रही हैं और कहने का हक है, कोई मसला नहीं, लिख रही हैं कि खालिद मशाल ने एक केरल में रैली हुई थी इसराइल फ़लस्तीन के फेवर में, उसको उसने ऑनलाइन एड्रेस किया था। उसी लीडर से, जो हमास का लीडर है, पाकिस्तान की पार्टी के लीडर मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात होती है और कश्मीर के साथ वो अपनी यकजहती जाहिर करता है। तो वो लिखती हैं कि ये वो इंसान है, यानी खालिद मशाल, जिसको भारत के मुसलमानों ने और उनके दोस्त मीडिया ने डिफेंड किया था। कहीं भी किसी भी खून खराबे को कोई भी शख्स, मुसलमान हो या कोई भी, वो डिफेंड नहीं करता है। ये टेंडेंसी सिर्फ कट्टरपंथियों में पाई जाती है। कट्टरपंथी इसराइल में भी बहुत इसराइल में भी हैं, और कट्टरपंथी इसराइल का प्रधानमंत्री है, जिसकी वजह से इसराइल में जंग जारी है और फ़लस्तीन के अंदर कत्लेआम जारी है। दुनिया में जो भी कट्टरपंथी हैं वो अपना प्रोपेगेंडा को अपने वेपन की तरह इस्तेमाल करते हैं, और वो इस तरह से भी इस्तेमाल करते हैं कि हर चीज़ को अपने अधिकार में ले लेते हैं। वहाँ की अदालतें उनके हिसाब से फ़ैसले लेती हैं। वेस्ट बैंक में जो मुसलमानों की आबादियाँ थीं, इसराइल की अदालतों ने फैसले दिए कि ये आबादियाँ खाली करके इसराइलियों को बसाया जाए। तो बने हुए मकानों से फ़लस्तीनियों को निकाला गया
और इसराइलियों को रखा गया वहाँ पर ले जा कर के। इस फ़लस्तीनियों की ज़मीनों पर कब्जे करने के लिए इसराइल की अदालत ने हुक्म दिए। अब जब अदालतें इस तरह के काम करती हैं, दुनिया में बहुत सारे मुल्क हैं जहाँ अदालतें आंख बंद करके किसी के भी पक्ष में फ़ैसले लेती हैं। वो इबादत गाहों को तोड़ते हुए देखती रहती हैं, इबादत गाहों की ज़मीनों को दूसरे के हवाले कर देती हैं और वहाँ कब्जे करवाती हैं। इसराइल इसी तरह का मुल्क है। ये फिनोमिनन दुनिया भर के बहुत सारे देशों में देखने को मिलेगा। अब इसराइल भारत के लिए एक आइडियल स्टेट है और भारत के बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत अच्छी दोस्ती है नेतन्याहू के साथ। तो अभी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी ने भी बताया था अलवर की रैली में कि तालिबान का इलाज हनुमान जी की गदा है और हमास का इलाज इसराइल कर रहा है, चुन चुन कर मार रहा है वहाँ पर। तो देखें, दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। कहीं किसी चीज़ का सॉल्यूशन प्यार मोहब्बत से होता है, कहीं कोई बंदूक से करने की कोशिश करता है, कहीं कोई ज़बरदस्ती करता है, कहीं कोई अदालतों को बीच में रख के अपने मोटिव हासिल करने की कोशिश करता है। फ़िलहाल इसराइल के जुल्म दुनिया देख रही है और उसको लोग डिफेंड कर रहे हैं। आप अपनी बात कहिए, लेकिन जालिम को तो कम से कम डिफेंड मत करिए। क्या कोई है जो ये कहेगा कि 5000 जो बच्चे फ़लस्तीन के शहीद हुए हैं, इसराइल ने ये गुड वर्क किया? जो इसराइल में हुआ उसको कोई भी अच्छा नहीं कहेगा। हमास ने जो किया, बराक ओबामा बोलते हैं, आप उन्हें सूली चढ़ा दो पकड़ के बराक ओबामा को, कि जो कुछ हो रहा है उसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। फ़लस्तीन के अंदर जो कत्लेआम होते रहे पिछले 70-80 साल से, उसको कोई बात नहीं कर रहा। इंसान उकता जाता है, परेशान हो जाता है एक वक्त जब उसके ऊपर मुस्तकिल कार्रवाइयाँ होती रहती हैं उसके ख़िलाफ़। आप एक पूरा मुल्क घेर लें, उसी मुल्क के लोगों को मुल्क से बाहर कर दें, उसी मुल्क के लोगों को कत्ल करें, उसी मुल्क के लोगों को आप कहें कि तुम हमारे ग़ुलाम बन के रहो, उसी मुल्क के लोगों से आप आतंकवादी कहें जब वो आपसे मुकाबला करें। तो ये मनमानी करने का जो तरीका दुनिया भर में है। फिर तो ब्रिटिशर जो भारत में करते थे तो वो बिल्कुल ठीक करते थे। आप कहें जो भी कट्टरपंथी है वो बताएं कि भारत के अंदर जो ब्रिटिशर्स करते थे वो बिल्कुल सही थे। और भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी, सरदार पटेल, नेहरू, पंडित नेहरू, अशफाक उल्लाह और जो लाखों लोगों ने फांसी के फंदे चूमे, ये सब गलत थे। कहना पड़ेगा फिर। लेकिन लोग हैं कि हो सकता है ऐसा भी कह दें, क्योंकि हम तो देखते हैं भारत के अंदर नाथूराम गोडसे को बहुत डिफेंड किया जाता है, उसके मंदिर तक बना दिए जाते हैं और भी चीज़ें। खैर, हम फ़लस्तीन पे रहना चाहते हैं। यहाँ बहुत सारी वीडियोज़ हैं। फ़लस्तीन अथॉरिटी के प्राइम मिनिस्टर मीडिया से बात करने बैठे, वो अपनी बात कह रहे थे, बात करते करते फाफा करके रोने लगे आंसुओं के साथ, बहुत बुरी तरह से। ये तकलीफ़ होती है। आप देखिएगा वो वीडियो, आपके भी आंसू निकल आएंगे। रिपोर्ट के बाद में वो वीडियो मौजूद है। शुक्रिया आप सभी का, बने रहिए हमारे साथ और मुमकिन हो तो वीडियो को ضرب علينا ضرب علينا ضرب علينا حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل ضرب علينا ضرب علينا ضرب علينا. We are all here to charge this administration with genocide. Israel and the United States are jointly complicit in the ongoing Nakba in Palestine. Together, they are rendering international law worthless and irrelevant. Every single tribunal, from Nuremberg to Rwanda, from Bosnia to Cambodia,
every prosecution at the ICC was meant to atone for our moral failures, to protect us from ourselves, and today we fail to stop. Today we fail to stop the skies from crashing down in white phosphorus flames onto Palestinian dreams, memories, potential, onto Palestinian babies, not old enough to beseech you to have mercy upon them. We are here now with them and for them to demand a ceasefire. We are here because Palestine reveals the naked hypocrisy of Western universalism. It reveals our enduring colonial reality, and it offers a glimpse into a future without colonialism. Palestine, where a valiant people have always existed, where survivors and fighters continue to affirm that they belong to a land upon which there is a life worth living. على هذه الأرض يستحق الحياة. على هذه الأرض سنزرع المستقبل. We are like olive trees, like the ones that our ancestors planted. We are unshaken. We are unmoved. We are undeniable. Stand with us in this promise. We promise, Palestine still promises, that we will all be free. Free! Free Palestine! עכשיו מול מעון ראש הממשלה נתניהו יש שובל עצום של אנשים עד מעלה הרחוב, עזה 35, בואו ותצטרפו. מה שעכשיו קוראים זה העם לא שוכח שביבי הוא רוצח. במקביל מפגינים גם ברחוב קאסם. The coalition is morally bankrupt when it comes to Palestine. And Labour has shown itself to be heartless, gutless cowards. You are watching the massacre of thousands of Palestinians by Israel, and you are not condemning Israel. You refuse to call for an immediate ceasefire. Well, we are not going to sit here and watch you pat yourselves on the back for doing nothing. Weasel words are not going to stop war crimes. Today, we bring the people's protest into Parliament. Free, free Palestine. Thank you, Senator Faruqi. Minister Farrell, that was a statement, so order, order. Senator Hanson, order, order. Senator Sheldon, did you want to respond, Minister? Sorry. Order, order, order. الأطفال يكتبون أسماءهم على أجسادهم لكي يتم التعرف على جثامينهم. والدة الأطفال الثلاثة الذين دفنوا تحت الركام تقول لأطفالها: خلوني أشوفكم ولو الرحمة للشهداء والخزي والعار للمجرمين. خليك